ड्रामा की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो अचानक पानी में कूद जाता है। पानी के नीचे जाकर वह अपनी ही बॉडी को देखता है जो पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है। अगले सीन में कुछ ऑफिसर्स को एक डेड बॉडी मिलती है जो बुरी तरह डिकम्पोज हो चुकी होती है, लेकिन उस बॉडी में ब्रेस्ट इम्प्लांट का सिलिकॉन पाया जाता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि यह किसी फीमेल की बॉडी थी। यह देखकर एक ऑफिसर उल्टी करने लगता है, जिस पर उसका सीनियर उसे डांटते हुए वहां से ले जाता है। इसके बाद हम फीमेल लीड हराम को देखते हैं। वह हमेशा सनग्लासेस पहने रहती है क्योंकि उसे अपने आसपास लोगों की मौत की परछाइयां दिखाई देती है। यहाँ तक कि नहाते वक्त भी वह अपने चश्मे नहीं उतारती। एक दिन कैफे में वह अपने बॉयफ्रेंड के पास एक खतरनाक परछाई देखती है, इसलिए वह उसे बाहर जाने से मना करती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड गुस्से में कहता है कि उसने उसे इसलिए छोड़ा है क्योंकि वह हमेशा अपने साथ बैड लक लेकर आती है। इतना कहकर वह बाहर चला जाता है और तभी एक ट्रक उसे टक्कर मार देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। घर लौटकर हाराम बहुत रोती है। उसे इस बात का गहरा दुख होता है कि उसके एक्स ने उसे ऐसा कहा, और उससे भी ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि वह उसकी जान नहीं बचा पाई। अगले सीन में हम हाराम को प्लेन में देखते हैं। सफर के दौरान उसे नींद आ जाती है और गलती से उसके सनग्लासेस नीचे गिर जाते हैं। पास बैठी एक छोटी लड़की उन्हें उठा लेती है। हराम को तुरंत कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह आंखें खोलती है और देखती है कि उसके चश्मे गायब हैं। अब वही छोटी लड़की हराम के सनग्लासेस पहनकर उसे उत्सुकता से देख रही होती है। हराम घबरा जाती है और उससे चश्मे वापस मांगती है, लेकिन लड़की सिर हिलाकर मना कर देती है। तभी अचानक कुछ डरावना होता है। हराम का चेहरा सफेद पड़ जाता है, गुस्से की वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि उसने देखा उस छोटी लड़की के बगल में एक डरावना डीमन बैठा हुआ है। हराम घबराकर खड़ी हो जाती है और तभी उसे एहसास होता है हर एक पैसेंजर के पास एक डीमन बैठा है। यह देखते ही हराम समझ जाती है कि अब क्या होने वाला है। वह पागलों की तरह प्लेन का दरवाजा पीटने लगती है और चिल्लाकर कहती है, मुझे उतरना है, अभी उतरना है। सब लोग सोचते हैं कि हराम पागल हो गई है। क्रू उसे धमकी देता है कि अगर वह नहीं रुकी तो पुलिस बुला लेंगे, लेकिन हराम कहती है, मुझे पुलिस स्टेशन ले जाओ, पर मैं इस प्लेन में नहीं रहूंगी। आखिरकार प्लेन को रोकना पड़ता है और हराम को नीचे उतार लिया जाता है। जाते जाते वह लगातार चिल्लाती रहती है, सब लोग उतर जाओ, जल्दी उतर जाओ, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। जब हराम को ले जाया जा रहा होता है तो वही छोटी लड़की उसके सनग्लासेस किसी और को दे देती है और वे वापस हराम तक पहुंच जाते हैं। कोई नहीं जानता कि हराम अलग है। बचपन से ही उसकी आंखें गॉस्ट्स और स्पिरिट्स देख सकती हैं। जब हराम सिर्फ 3 साल की थी, उसके पिता ने उसे पहली बार सनग्लासेस पहनाए थे। उन्होंने कहा था, इनसे तुम्हें गोस्ट्स दिखाई नहीं देंगे। तभी से हराम की अलमारी सनग्लासेस से भरी रहती है। आज गलती से जब उसके चश्मे हटे तो उसने पूरे प्लेन में गॉस्ट्स और डेमन्स देख लिए। भले ही हराम ने इतना हंगामा किया, प्लेन फिर भी उड़ गया। हराम को पूरा यकीन था इस प्लेन में बैठा कोई भी जिंदा वापस नहीं आएगा। कुछ ही समय बाद न्यूज में वही प्लेन क्रैश होने की खबर आ जाती है। हराम को शक मानकर गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस पूछती है, तुम इतना क्यों रो रही थी? प्लेन से उतरने की जिद क्यों कर रही थी? हराम जवाब देती है, क्योंकि मैंने गोश्त देखे थे, मरे हुए लोगों की आत्माएं। यह पहली बार था जब उसने इतनी सारी आत्माएं एक साथ देखी थी। तभी पुलिस ऑफिसर मुगैंग को एक पुरानी बात याद आती है। कुछ समय पहले वह गलती से हराम से एक मिल्क टी शॉप पर मिला था। वह हैरान था कि हराम काम करते समय भी सनग्लासेस क्यों पहनती है। मैनेजर को यह अच्छा नहीं लगा और उसने जबरदस्ती हराम के चश्मे उतार दिए। हालांकि उसकी आंखों के पीछे एक और चश्मा था, फिर भी मैनेजर ने वह भी हटा दिया। हराम ने डरते हुए अपनी आंखें ढक ली और कस्टमर से पूछा, आप क्या लेंगे? मुगैंग जानबूझकर उसकी आंखें देखना चाहता था। हराम गुस्से में बोली, घूरना बंद करो वरना फॉग से आंख निकाल दूंगी। तभी हराम की नजर एक आदमी के पीछे पड़े काले साए पर जाती है। वह आदमी उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है। हराम डरते हुए भी उसे देखती है। जब उसका मिल्क टी तैयार होता है तो हराम उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। वह कहती है, 3 मिनट रुक जाओ फिर बाहर जाना। आदमी चिढ़ जाता है। वह सोचता है कि हराम फिर से उसे रिझाने की कोशिश कर रही है। उसकी नई गर्लफ्रेंड बाहर गाड़ी में बैठी होती है। वह हराम को डांटता है और बिना रुके बाहर चला जाता है। जैसे ही वह दुकान से बाहर निकलता है, एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मार देती है। वह दूर जा गिरता है। सब लोग बाहर भागते हैं, लेकिन मुगैंग देखता है। हराम बिल्कुल भी हैरान नहीं है, जैसे उसे पहले से पता था। अब मुगैंग समझ जाता है कि हराम अजीब क्यों थी। पुलिस स्टेशन में लोगों की भीड़ और झगड़ा चल रहा होता है। एक औरत गलती से हराम से टकराती है। हराम बिना चश्मे के होती है और गोश्त देख लेती है। वह बड़बड़ाती है, इविल स्पिरिट, यह औरत जल्दी मरेगी। मुगैंग सब नोटिस करता है। थोड़ी देर बाद हराम पुलिस स्टेशन से निकलती है और पुलिस को बेकार कहकर कोसती है। अचानक पीछे से कार हॉर्न बजता है। वह म्यूगैंग होता है। वह हराम को घर छोड़ने की पेशकश करता है। हैरानी की बात, हराम तुरंत मान जाती है। मुगैंग सोचता है कि वह बस मजाक कर रहा था। उसे नहीं पता था कि यह छोटी सी राइड
उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। जब वे एक ब्रिज से गुजरते हैं, हराम अचानक अपने सनग्लासेस नीचे करती है। वहाँ एक काला साया दिखाई देता है। एक लड़का सुडोंग ब्रिज से कूदने वाला होता है। हराम चश्मा वापस पहन लेती है और खुद से कहती है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। मू गैंग कहता है, चिंता मत करो, वह हर महीने यहाँ आता है। लेकिन हराम कहती है, इस बार वह सच में मरने वाला है। मुगंग घबरा जाता है और कुछ ही देर में सुडोंग सच में नदी में कूद जाता है। उसकी लाश मिल जाती है। मुगैंग टूट जाता है। उसे हराम की चेतावनी याद आती है। उस रात वह नशे में हराम के घर पहुँचता है। वह कहता है, अगर मैंने तुम्हारी बात सुनी होती तो शायद वह बच जाता। हराम शांत स्वर में कहती है, मैंने कहा था। मुगैंग उसे एंजल कहता है और उसे साथ काम करने को कहता है, उन लोगों को बचाने के लिए जो मरने वाले हैं। हराम मान जाती है। अगले दिन वह पहली बार बिना सनग्लासेस के बाहर निकलती है। वह अपने बैंग्स काट देती है जो सालों से उसकी आंखें ढक रहे थे, लेकिन उसे नहीं पता था उसने गलत इंसान पर भरोसा कर लिया है। कुछ दूर चलने के बाद वह एक माँ बेटी के पीछे काला साया देखती है। छूने पर पता चलता है माँ बीमारी से मरने वाली है। हराम खुद को समझाती है, हर मौत को नहीं रोका जा सकता। लेकिन तभी वह एक आदमी को देखती है जो कई लोगों की किस्मत बदलने वाला है। हराम पैसे निकालकर गिनती शुरू करती है। वह आदमी नहीं जानता कि वह क्या कर रही है। हराम कहती है, अगर तुम पूरी सुबह मेरे साथ रहो तो ये पैसे तुम्हारे। आदमी उसे पागल कहकर भगा देता है और पैसे उसके मुंह पर फेंक देता है। हराम मन में सोचती है, मेरी दया की कोई कीमत नहीं। जब वह आदमी आगे बढ़ता है, हराम उसके पीछे काला साया देखती है। छूने पर पता चलता है वह आदमी एक भयानक दुर्घटना में दर्दनाक मौत मरेगा। तभी हराम को याद आता है कि कल रात मंग ने कहा था कि वह उसके साथ मिलकर मरने वाले लोगों को बचाना चाहता है। लेकिन हराम नहीं जानती थी कि इसी समय मंग खुद भयानक सिरदर्द से जूझ रहा था। मांग ने गुस्से में एक फोटो अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ फेंकी। फोटो देखते ही उसकी गर्लफ्रेंड घबरा जाती है। मंग उससे पूछता है, क्या तुम शुरू से ही मुझे फंसाने की योजना बना रही थी? सन यूंग कुछ नहीं बोलती। मंग कहता है, तुम कुछ भी न बोलो, मैं फिर भी जांच करूंगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मौत अब बहुत करीब है। अगले दिन मंग ड्यूटी पर जाता है। उसी समय उसे हराम का फोन आता है। हराम कहती है, मैं मान गई हूँ, हम मरने वाले लोगों को बचाएंगे। अभी एक आदमी मरने वाला है, जल्दी यहाँ आओ। हराम पता बताने ही वाली थी कि मंग बीच में ही काट देता है, मैं बिजी हूँ। ये सब बातें कल नशे में कही थी। फोन कट जाता है। हराम को जबरदस्त गुस्सा आता है। अब उसके पास खुद के अलावा कोई नहीं बचा। हराम वहाँ से जाने ही वाली होती है कि उसे उस आदमी की मौत याद आती है। वह जानबूझकर उसे उकसाने लगती है। जैसे उसने सोचा था, वह आदमी भड़क जाता है और उसे मारने के लिए हाथ उठाता है। हराम जानबूझकर उसके सामने खड़ी रहती है। आदमी घबरा जाता है। उसे लगता है वह किसी पागल से मिल गया है। वह भागने लगता है। हराम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे धक्का दे देता है। तभी हराम अपनी जान जोखिम में डालकर टेबल के पाए से अपना सिर टकरा लेती है। खून बहने लगता है। आदमी घबरा जाता है, सामान उठाकर भागने लगता है। उसी समय मंग दौड़ता हुआ आता है। वह आदमी से टकराकर गिर पड़ता है। हराम उठकर मंग के ऊपर पैर रख देती है और चिल्लाती है, भागने मत देना, पकड़ो इसे। मंग उस आदमी को पकड़ लेता है। गलत फहमी में आदमी गिरफ्तार हो जाता है। मंग कहता है, अब तो जा सकती हो, लेकिन हराम कहती है, अभी सब खत्म नहीं हुआ। अपने देखे गए डार्क शैडो से हराम जान चुकी थी इस आदमी को किसी मर्डरर ने कंट्रोल किया है। कातिल धमकी देता है, इसके परिवार को फोन करो, नहीं तो इसे मार दूंगा। हराम देख सकती थी कि कातिल किसे ढूंढ रहा है, लेकिन उससे पहले ही मैन आदमी को गोली मार देता है। हराम को याद आता है कातिल ने वॉच टाई हाथ में पहनी थी और मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना था। इसका मतलब था अगर यह आदमी बच भी गया तो किसी और को उसकी जगह मरना होगा। मंग कितना भी बिजी हो, यह केस उससे ज्यादा जरूरी था। वे हराम की यादों के सहारे लोकेशन पर पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें वही लड़की मिलती है जिसे गनमैन ढूंढ रहा था। लड़की बताती है, वह मेरा बॉयफ्रेंड है। मांग को पता चलता है सुबह एक सोल्जर डेजर्ट हुआ था। वे लड़की से कहते हैं, खुद उससे मिलने जाओ। मांग नहीं जानता था यहीं से उसकी किस्मत बदलने वाली है। रेस्तरां में अजीब कपड़ों में एक आदमी आता है और लड़की के सामने बैठ जाता है। मांग समझ जाता है टारगेट आ चुका है। वह चाय की चुस्की लेता है और एक्शन का इशारा करता है। जब आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़ता है, मांग समय पूछने के बहाने पास जाता है। आदमी घड़ी देखने के लिए हाथ उठाता है। मंग उसका हाथ पकड़ लेता है। असल मकसद था हराम से टारगेट कंफर्म कराना। मंग नर्वस था क्योंकि मिशन में उसे 1 महीना भी नहीं हुआ था। कुछ सेकंड बाद वह झट से हथकड़ी लगा देता है। आदमी सन्न रह जाता है। अब उसे पता चलता है उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे पुलिस में दे दिया था। उसे डेजर्टियन के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह पहली बार था जब हराम को लगा अपनी ताकत से किसी की जान बचाना इतना अच्छा भी हो सकता है। जो आदमी भयानक मौत मरने वाला था अब पुलिस स्टेशन में जिंदा था। तभी अचानक फोन बजता है। मंग जल्दी से पुलिस से कहता है, फोन उठाओ। यह केस मंग की जिंदगी बदल देता है। कुछ समय
समय बाद हराम पुलिस स्टेशन जाती है मांग से मिलने, लेकिन वह वहाँ नहीं होता। वह इंतजार करने ही वाली थी कि उसकी नजर एक फोटो पर पड़ती है। उस फोटो में मंग ने वही नेकलेस पहना था जो हराम ने बचपन में अपने पड़ोसी को दिया था। तभी उसे एहसास होता है मंग वही पड़ोसी था। वह खुद को दोष देती है, मैंने अब पहचाना। कुछ देर बाद डिजर्टर को छोड़ दिया जाता है। हराम को अजीब सा लगता है। उसकी याद में स्निपर ने घड़ी दाएं हाथ में पहनी थी, लेकिन इस आदमी ने बाएं हाथ में। वह पुलिस से पूछती है इसकी गन कहाँ है। जवाब मिलता है इसके पास गन नहीं थी। हराम बुदबुदाती है, क्या मुझसे गलती हो गई। उसी समय टीवी पर हंगामा मच जाता है। न्यूज में आ रहा होता है एक डिजर्टर ने हॉस्टेज बना लिया है। ये वही सीन था जो हराम ने देखा था, लेकिन हॉस्टेज बदला हुआ था। अब हॉस्टेज था मांग। पता चलता है माँ को नर्सिंग होम से लेने गया था। वही जगह शॉपिंग मॉल की दूसरी मंजिल पर थी। हराम को समझ आ जाता है जिस आदमी की मौत उसने देखी थी अब वही फेत मंग पर आ गया है। हराम घुटनों पर बैठ जाती है। एक ही गोली में 2 लोगों की मौत हो जाती है। वह टूट जाती है, अगर मैंने दखल न दिया होता तो मंग जिंदा होता। हराम घर भागती है, खुद को दोष देती है। वह अपने जूते के फीते खोलती है, मरने का फैसला कर लेती है। हॉस्पिटल में मांग पड़ा होता है। सनयुंग जो डॉक्टर है भागकर पहुंचती है। मांग की सांसें रुक चुकी होती है। ईसीजी सीधी लाइन दिखाता है। सनयुंग जमीन पर गिर जाती है। उधर हराम खुद को फांसी लगाने की कोशिश करती है। तभी किसी की आवाज आती है, मुआंग अभी जिंदा है। हराम रुक जाती है, लेकिन सवाल वही, मंग मर चुका था, फिर वह जिंदा कैसे। मर्ग में एक डॉक्टर मांग के सिर से बुलेट निकालने जाता है। अचानक मंग उठकर बैठ जाता है। डॉक्टर डरकर भाग जाता है। सीसीटीवी में मंग जिंदा घूमता दिखता है। सब शौक में होते हैं। उधर हराम अब भी फंदे पर लटकी होती है। फोन बजता रहता है, वह उठा नहीं पाती। तभी एक लड़का उसके घर के बाहर आता है, बार बार कॉल करता है। अंदर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। उसे शक होता है। वह दरवाजा तोड़कर घर के अंदर भागता है। किस्मत से हराम समय रहते बच जाती है। वो घुटने ही वाली थी कि कुत्ता उसे लगातार चाटने लगता है और हराम की आंखें खुल जाती हैं। होश में आते ही हराम समझ जाती है कि घर में कोई और भी है। वो घबराकर उस लड़के की शर्ट पकड़ लेती है और पूछती है, तुम मेरे घर में चोरी करने आए हो। लड़का जल्दी से सफाई देता है, नहीं, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तभी हराम पूरी तरह होश में आती है। लड़का अपना नाम बताता है, मंसू। वो कहता है कि उसने हराम को पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार होते वक्त देखा था। हराम ने वहाँ कहा था कि उसे भूत दिखाई देते हैं, इसीलिए मंसू ने उसका नंबर और पता लिया और यहाँ आया। वो चाहता था कि हराम देखे क्या उसके या कुत्ते के पीछे कोई डार्क शैडो है, लेकिन हराम बस एक ही सवाल पूछती है, तुम्हारे पास कार है। इस वक्त हराम को सिर्फ मंग की हालत जाननी थी। रास्ते में हराम की नजर सड़क किनारे बैठे मंग पर पड़ती है। वो तुरंत मंसू को गाड़ी रोकने को कहती है। हराम उतरने ही वाली होती है कि मंसू पूछता है, क्या इनके पीछे डार्क शैडो है। हराम जवाब देती है, अभी सब ठीक है, मुझे सिर्फ मंग चाहिए। उसे नहीं पता था कि अब मंग पहले जैसा नहीं रहा। वो न उसका पुराना पड़ोसी था, न वही इंसान। होश में आते ही मंग सनयुंग का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखता है और पूछता है, ये दिल ऐसे क्यों धड़क रहा है। सनयुंग को लगता है मंग अब भी उससे प्यार करता है, लेकिन मंग को अपने शरीर की हालत की चिंता थी। वो सनयुंग को हाथ हिलाकर भगा देता है। सनयुंग समझ नहीं पाती कि मंग अचानक इतना बदल क्यों गया। रात को हराम मंग से मिलने जाती है। वो उससे माफी मांगती है कि उसकी वजह से वो खतरे में पड़ गया, लेकिन मंग ठंडेपन से उसे भगा देता है। वो उस ब्रेसलेट को फेंक देता है जो हराम ने उसे दिया था। हराम का दिल टूट जाता है। हराम को आज भी याद था जब वो बचपन में रो रही थी और मंग ने कहा था, मैं जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसने कहा था कि वो सिर्फ हराम से प्यार करता है। दोनों ने हाथ जोड़कर वादा भी किया था। हराम ने उसे ब्रेसलेट दिया था ताकि वो विदेश जाकर भी उसे न भूले। 10 साल बाद दोनों फिर मिले, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। हराम चुपके से मंग के अस्पताल के कमरे में जाती है। वो उसके चेहरे को मोबाइल से स्कैन करती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है वही इंसान है जिसे वो ढूंढ रही थी। हराम उसके हाथ में वो ब्रेसलेट फिर से पहनाती है। तभी मंग उसे जमीन पर दबा देता है और चिल्लाता है, तुम कौन हो। हराम बार बार अपना नाम बताती है। अचानक मंग के सिर में तेज दर्द होता है। हराम समझाने की कोशिश करती है कि उन्होंने बचपन में वादा किया था, लेकिन मंग उसे फिर से भगा देता है। घर लौटते ही हराम सन्न रह जाती है। पूरा घर अस्त व्यस्त था। वो चिल्लाती है, आप क्या ढूंढ रहे हो। उसका स्टेप फादर। आखिरकार वो चीज ढूंढ लेता है जो उसे चाहिए थी, पैसा। हराम उसे रोकने दौड़ती है, लेकिन वो उसे धक्का दे देता है। वो कहता है, मैं बस उधार ले रहा हूँ। हराम आखिरी हथियार इस्तेमाल करती है। वो कहती है, क्या तुम्हें पता है मेरी आंखें क्या देख सकती हैं। वो आदमी हंसता है। हराम कहती है, अगर तुम इस पैसे के साथ 10 कदम चले तो मर जाओगे। वो अपनी आंखों से कुछ करने लगती है। उस आदमी को डर लगता है, लेकिन लालच ज्यादा था। वो कहता है, ड्रामा बंद करो। उसकी आंखों में सिर्फ पैसा था। हराम टूट जाती है। वो सोचती है, मेरी माँ ने ऐसे इंसान
इंसान से शादी कैसे कर ली। अगले दिन हराम चश्मा पहनकर दांत साफ करती है। जितना ब्रश करती है उतना गुस्सा बढ़ता जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे सब कुछ क्यों सहना पड़ता है। उधर मंग अस्पताल में कुछ ढूंढ रहा होता है। उसे अपनी जेब में क्रिस्टल बॉल मिलता है। ये चीज उसकी जान से भी ज्यादा कीमती थी। वो कपड़े पहनता है और चुपचाप बाहर निकलता है। फ्रिज के पास कुछ करने ही वाला होता है कि हराम सामने आ जाती है। मंग घबरा जाता है और बस में चढ़ जाता है। ड्राइवर किराया मांगता है। उसी वक्त हराम भी बस में चढ़ जाती है और मंग का किराया दे देती है। मांग भागना चाहता है लेकिन दरवाजा बंद हो चुका होता है। बस में एक बूढ़ी औरत मांग के पास खड़ी होती है। मांग उसे बैठने नहीं देता। वो बहस करने लगते हैं। गुस्से में बूढ़ी औरत बैग फेंकती है। बैग हराम को लग जाता है। मांग इस मौके का फायदा उठाकर बस से उतर जाता है। मांग को जल्दी थी। वो अपनी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी से सीधे स्कूल गेट पहुंच जाता है। वहाँ लोग उससे नजर चुरा रहे थे। तभी उसे एहसास होता है कि उसे अच्छे कपड़े पहनने होंगे। वो कपड़ों की दुकान में जाता है। स्टाफ उसकी बॉडी की तारीफ करता है। कीमत बताई जाती है 2,37,000। मांग पैसे निकाल देता है और कहता है बाकी रख लो। लेकिन ये पैसे इंसानी दुनिया में चलते ही नहीं। स्टाफ घबरा जाता है। मंग पर्दे के पीछे जाता है और गायब हो जाता है। वो महिलाओं के वॉशरूम से निकलता है। लड़कियां चीख पड़ती हैं। असल सच्चाई सामने आती है। जब मंग को गोली लगी थी उसके शरीर में डेथ गॉड ब्लैक आ गया था। ब्लैक नरक का दूत था। उसका काम था क्रिस्टल बॉल से मरने वालों को ढूंढना और उनकी आत्मा नरक ले जाना। वो दरवाजों के जरिए जगह बदल सकता था। इंसान उसे देख नहीं सकते थे। एक दिन ब्लैक का साथी आता है और कहता है तुम्हारा मिशन बॉल किसी ने उठा लिया है। वो बॉल नंबर था 444 और वो इंसान था सुडोंग। इसका मतलब साफ था सुडोंग भाग चुका था और इंसानी दुनिया में लौटने का सिर्फ एक ही तरीका था, किसी मरे हुए इंसान के शरीर में घुसना। लेकिन नियम बहुत सख्त था। अगर दो लोगों की टीम में एक ने गलती की तो दूसरा भी फंस जाएगा और अगर सुपरवाइजर को पता चल गया तो सजा और भी भयानक थी। नरक के दरवाजे पर उन्हें कुत्ते बना दिया जाता। यह सुनते ही ब्लैक को देर करने की हिम्मत नहीं हुई। उसे हर हाल में सुडोंग को ढूंढना था। इत्तेफाक से ब्लैक की मुलाकात उस इंसान से होती है जिसे गोली लगी थी, मू गैंग। जब कोई मरता है तो डेथ गॉड को काम करना ही पड़ता है। ब्लैक ने अपना क्रिस्टल बॉल निकाला और उसमें मंग की तस्वीर दिखी। इसका मतलब था अब मंग को नरक ले जाने का समय आ गया था। लेकिन तभी ब्लैक के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। अगर सुडोंग को वापस लाना है तो उसे किसी इंसानी शरीर की जरूरत होगी। जैसे ही मंग की सांसें रुकी ब्लैक उसके शरीर में घुस गया। इंसान बनते ही ब्लैक अपने दो साथियों से मिलने जाता है लेकिन उसका सीधा बोलने का तरीका उन्हें पसंद नहीं आता। वे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन छू नहीं पाते। उधर हराम को तेज पेट दर्द होता है और उसे अस्पताल जाने के लिए गाड़ी बुलानी पड़ती है। रास्ते में वो अचानक देखती है मुगैंग के पास दो डार्क शैडो हैं। वो डर जाती है। उसे लगता है मुगैंग खतरे में है। वो तुरंत ड्राइवर से गाड़ी रुकवाती है। अचानक एक साइकिल तेजी से आती है और मंग के शरीर को रेलिंग से नीचे गिरा देती है। ब्लैक का क्रिस्टल बॉल लुढ़क कर बाहर आ जाता है। ब्लैक उसे उठाने दौड़ता है। हराम मंग को सड़क के बीच भागते देखती है और चिल्लाती है सावधान रहो। उसी पल क्रिस्टल बॉल के अंदर हराम की तस्वीर दिखती है। ब्लैक चौंक जाता है। उसे याद आता है वो हराम से बहुत पहले मिल चुका है। उस वक्त ब्लैक एक मिशन पर था। टारगेट था एक आदमी जिसकी मौत तय थी। वो आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कॉफी लेने गया था। कॉफी बेचने वाली थी हराम ने अपना चेहरा ढक लिया। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से नहीं डर रही थी बल्कि उसके पीछे खड़े डार्क शैडो को देख रही थी। ब्लैक को उसी वक्त शक हो गया था कि इस लड़की की आंखें कुछ अलग देख सकती हैं। हराम ने अपने एक्स से कहा थोड़ी देर रुक जाओ। ब्लैक को कंफ्यूजन हुआ लेकिन एक्स बॉयफ्रेंड नहीं रुका। जैसे ही वो बाहर निकला एक तेज गाड़ी ने उसे कुचल दिया। मिशन पूरा हो गया। अब क्रिस्टल बॉल में हराम की तस्वीर दिख रही थी। इसका मतलब था ब्लैक का अगला मिशन हराम की आत्मा लेना। लेकिन ब्लैक रुक गया। उसे लगा शायद हराम उसकी मदद कर सकती है। वो तुरंत बॉल बंद कर देता है। उसी समय एक कार ब्लैक की तरफ तेजी से आती है। हराम उसे बचाने दौड़ती है लेकिन बेहोश हो जाती है। ब्लैक जानता था मिशन हराम की आत्मा लेना है। फिर भी उसने फैसला किया जब तक सुडोंग नहीं मिलता वो हराम को मरने नहीं देगा। वो उसे घर पहुंचा देता है। उसके कमरे में लटकी रस्सी देखकर ब्लैक समझ जाता है कि हराम की जिंदगी आसान नहीं है। वो तय करता है पहले सुडोंग को ढूंढना होगा। एक दिन ब्लैक स्कूल जाता है। वो जानता था सुडोंग अपनी बहन को ढूंढने जरूर आएगा। वहाँ उसे एक छात्र अजीब हरकतें करता दिखता है। ब्लैक को झटका लगता है। वो लड़का तो मर चुका था तो जिंदा कैसे। एक लड़की बताती है जंगवू गिर गया था लेकिन पेड़ से टकराने की वजह से बच गया। ब्लैक को शक होता है कहीं सुडोंग ने जंगवू का शरीर तो नहीं ले लिया। उधर हराम को एक नई नौकरी मिलती है इंश्योरेंस एजेंट। वो अपनी आंखों से देखती है कि कौन सुरक्षित है। उसकी अगली क्लाइंट एक बिजनेसमैन की बेटी होती है। वो स्कूल जाती है। इत्तेफाक से ब्लैक भी वहीं होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं।
हराम क्लासरूम में झांकती है और जोंगवू के पीछे डार्क शैडो देखती है। ब्लैक सुन लेता है और उससे पूछता है, हराम को नहीं पता था कि सामने खड़ा इंसान वो गैंग नहीं बल्कि नरक का दूत है। ब्लैक समझ जाता है हराम सच में आत्माएं देख सकती है। वो उसकी आंखों का इस्तेमाल करना चाहता है। वो उसका गला पकड़कर पूछता है, किस छात्र के पीछे शैडो है? हराम खिड़की के पास बैठे लड़के की ओर इशारा करती है। अचानक ब्लैक उसके सिर पर बंदूक तान देता है। वो चाहता था कि सुडोंग की आत्मा खुद बाहर आ जाए, लेकिन तुरंत समझ जाता है ये गलत आत्मा है। आत्मा दया की भीख मांगती है। ब्लैक उसे डराने का नाटक करता है और कहता है, इस शरीर में वापस घुस जाओ। अगर आत्मा दोबारा मरे तो वो सब कुछ भूल जाएगी। ब्लैक ने उसे पकड़ लिया। उसी रात हराम एक वीआईपी क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करती है। कोई शैडो नहीं, सब ठीक। रास्ते में वो कन्वीनियंस स्टोर जाती है। वहाँ एक छोटा लड़का अकेला खा रहा होता है। माँ बाप कहीं नहीं। हराम उसे पूछती है। दुकानदार कहता है, ये बच्चा मेरा नहीं। हराम समझ जाती है बच्चा खो गया है। वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। बच्चे के पास मोजे नहीं होते। वो अपने मोजे उसे दे देती है। तभी बच्चे के पिता से संपर्क हो जाता है, लेकिन अचानक हराम बच्चे को छू लेती है। उसके सामने एक भयानक दृश्य आता है। बच्चा सूटकेस में बंद, जिंदा दफन। हराम कांप जाती है। जैसे ही पिता बच्चे को गले लगाने आता है, हराम उसे धक्का दे देती है। सब हैरान। बाद में पता चलता है बच्चा अक्सर भाग जाता है, पर हराम का दिल नहीं मानता। अगले दिन वो बच्चे के घर पहुंचती है। पिता काम पर निकल जाता है। एक अजनबी आदमी आता है। वो उसका टीचर होता है। हराम उससे सवाल पूछने ही वाली होती है कि साइकिल फिसल जाती है। टीचर घायल हो जाता है, हाथ पर पट्टी। हॉस्पिटल में वही पट्टी देखकर हराम को शक होता है। वो उसका पीछा करती है। ब्लैक जीपीएस से हराम को ढूंढ लेता है। वो देखता है 2 ग्रिम रिपर एक बच्चे के पीछे चल रहे हैं। उधर हराम स्कूल पहुंचती है। टीचर बहुत फ्रेंडली लगता है। वो जाने ही वाली होती है कि स्टैंप की आवाज सुनती है। टीचर के हाथ की पट्टी पर स्टैंप लग जाता है। अब हराम को पूरा यकीन हो जाता है यही मर्डरर है। वो उसका चेहरा रिकॉर्ड करती है। हराम को शक होता है। वो ऊपर छत पर जाती है ताकि चारों तरफ साफ दिख सके। वहीं उसे टीचर दिखाई देता है जो एक सूटकेस को अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर घसीट रहा था। हराम तुरंत लड़के के पिता को कॉल करती है। उसे पता चलता है कि लड़का घर पर नहीं है और पिता उसे ढूंढ रहे हैं। हराम यकीन के साथ कहती है लड़का उस सूटकेस के अंदर है। जब टीचर सूटकेस को कार में रखकर जाने लगता है, हराम दौड़कर कार के सामने खड़ी हो जाती है। वो उसका सिर पकड़कर चिल्लाती है, टिक्की खोलो। टीचर उसे जोर से धक्का देता है और एक्सेलरेटर दबा देता है। हराम जान की परवाह किए बिना कार के बोनट पर चढ़ जाती है। मजबूरन उसे ब्रेक मारना पड़ता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। बार बार ब्रेक और एक्सेलरेटर दबाता है। झटके से हराम नीचे गिर जाती है। टीचर उलझन में पड़ता है कि क्या करे। उसी वक्त हराम फिर दौड़कर आती है और उसे डांटती है। कार का कांच हराम की बांह में फंस जाता है और टीचर उसे घसीटते हुए आगे बढ़ाता है। हराम चिल्लाती रहती है, गाड़ी रोको, लेकिन वो नहीं सुनता। उसी पल ब्लैक सामने आता है। वो दोनों हाथ फैलाकर सीधे कार के सामने खड़ा हो जाता है। जोर की टक्कर से पूरी कार उछल जाती है। टीचर बुरी तरह घबरा जाता है। ब्लैक उसे कार से बाहर खींच लेता है और बिना रुके उसके चेहरे पर कई घूंसे मारता है। उसका सिर कार से टकराता है। टीचर रोते हुए दया मांगता है। ब्लैक आखिरी लात मारकर उसे बेहोश कर देता है। हराम तुरंत पीछे जाकर डिक्की खोलती है, लेकिन अंदर देखकर वो सन्न रह जाती है। सूटकेस में एक छोटी लड़की थी। दरअसल हुआ ये था, लड़का चोरी छिपे टीचर के घर गया था और उस लड़की को बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन लड़की डर गई और थोड़ी देर रुक गई। उसी समय टीचर लौट आया और उसे वापस खींच लिया। लड़का डर के मारे ऊंचाई से गिर गया। टीचर लड़की को बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे काट लेती है। गुस्से में टीचर उसे धक्का देता है और उसका सिर दरवाजे से टकरा जाता है। लड़की बेहोश हो जाती है। टीचर सोचता है कि उसने उसे मार दिया है, इसलिए उसे सूटकेस में बंद कर देता है। लड़के को समय पर एम्बुलेंस मिल जाती है। लड़की को भी अस्पताल ले जाया जाता है। उसकी हालत ज्यादा गंभीर नहीं होती। उसकी कोई माँ बाप नहीं थी, सिर्फ दादी थी जो बीमारी की वजह से चल फिर नहीं सकती थी। टीचर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। ब्लैक सोचता है कि सब खत्म हो गया है और हराम का हाथ पकड़कर कहता है, चलो अब सुडोंग को ढूंढते हैं। हराम हाथ छुड़ाकर कहती है, दर्द हो रहा है। ब्लैक समझता है वो नाटक कर रही है, लेकिन हराम गुस्से में कहती है, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मेरा हाथ ऐसे क्यों पकड़ रहे हो। हराम जिद करती है कि वो लड़के के घर जाना चाहती है। वो देखना चाहती है कि उसके पीछे का डार्क शैडो हटा या नहीं। जब वो देखती है कि अब कोई शैडो नहीं है तो उसे राहत मिलती है, लेकिन उसे नहीं पता था जिस लड़के को उसे बचाना था वो पहले ही मर चुका था। पिछली रात उसके पिता ने गुस्से में अपने ही बेटे को मार दिया था। कुछ दिन बाद हराम एक वीआईपी इंश्योरेंस क्लाइंट से मिलती है। उसे कोई डार्क शैडो नहीं दिखता, फिर भी वो आदमी एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में मर जाता है। जांच में पता चलता है डायरेक्टर हान कुछ दिन पहले उसके घर गया था। वहाँ उसकी बचपन की फोटो देखकर ग्रिम रीपर डायरेक्टर हान के पीछे दिखा। वो लड़की मानसिक बीमारी से जूझ रही थी और होटल में पार्ट टाइम
टाइम काम करती थी। डायरेक्टर हन को एक वीडियो में एक आदमी दिखता है जिसने लड़की से सौदा किया था। उस आदमी ने बटरफ्लाई वॉच पहनी थी। डायरेक्टर हन हराम के पिता की डायरी देखता है और समझ जाता है कि ये बहुत बड़ा मामला है। अगले दिन डायरेक्टर हन कंपनी के चेयरमैन से मिलने जाता है। 10 साल पहले चेयरमैन वही वॉच पहनता था। अब वो घड़ी गायब थी, लेकिन उसका बेटा मैनहो वही घड़ी पहने हुए था। डायरेक्टर हन समझ जाता है असल सौदा मैनहो ने किया था। वो बाहर आकर क्रिमिनल पुलिस को कॉल करता है, लेकिन रास्ते में एक ट्रक सीधे उसकी ओर आता है। एक रहस्यमयी आदमी उतरता है। डायरेक्टर हन की मौत हो जाती है। ये हादसा नहीं था। पुलिस को उसकी गाड़ी में एक डायरी, फोटो और होटल का विज्ञापन मिलता है। मंसू हराम को डांटता है, तुमने कहा था कोई शैडो नहीं था। हराम जवाब नहीं दे पाती। वो बस इतना कहती है, जब तक मैं किसी के साथ 24 घंटे न रहूं, मैं गारंटी नहीं दे सकती। बटरफ्लाई वॉच पहने आदमी वीडियो देख रहा होता है एक खूबसूरत लड़की का। वो सिक्योरिटी को आदेश देता है, उसे पकड़ो। लेकिन सवाल यही रह जाता है, वो लड़की कौन थी जिसने उससे सौदा किया था। अगले दिन सीढ़ियों से उतरते हुए हराम अचानक लड़खड़ाकर गिर जाती है। ब्लैक न तो उसे उठाने आता है और न ही सहानुभूति दिखाता है। वो बस ठंडे स्वर में कहता है कि तुम्हारी नसें कमजोर हैं, और आराम से उसे अपने पीछे आने को कहता है। हराम सोच में पड़ जाती है कि उसने उसकी मदद क्यों नहीं की। जब वो उठती नहीं है तो ब्लैक हाथ बढ़ाता जरूर है, लेकिन सिर्फ इतना कि हराम उसकी शर्ट पकड़ ले। जब हराम उसका हाथ नहीं पकड़ती तो ब्लैक तुरंत मुड़कर चला जाता है। मजबूर होकर हराम उसे आवाज देती है। अब हराम समझ जाती है कि ब्लैक एक डेथ गॉड है और वो सिर्फ उसकी आंखों की ताकत सूडों की आत्मा ढूंढने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हराम पूछती है कि वो उस औरत का पीछा क्यों कर रहा है। ब्लैक बताता है कि वो औरत सीरियल मर्डर केस की संदिग्ध है। ये सुनकर हराम चौंक जाती है, क्योंकि वो औरत दिखने में काफी सीधी सादी लग रही थी। ब्लैक कहता है, जितना क्रूर अपराध उतनी ही साधारण शक्ल। ये सुनकर हराम तय कर लेती है कि वो अपनी आंखों की ताकत लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करेगी। अचानक एक आदमी काले चमड़े की जैकेट पहनकर बाइक पर उस औरत के सामने से निकलता है। उस आदमी के पीछे डार्क शैडो है। वो उसे रोकना चाहती है, लेकिन आदमी ब्लैक की नजरों से ओझल हो जाता है। दोनों दौड़कर पीछा करते हैं, लेकिन हराम रास्ते में गिर जाती है। वो ब्लैक को आवाज देती है, पर ब्लैक गुंडों से घिर जाता है। वो लोग वही थे जिन्हें पहले मुगैंग ने पीटा था। ब्लैक उनसे लड़ता है, लेकिन तब तक शैडो वाला आदमी भाग जाता है। ब्लैक एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ सुडोंग की छोटी बहन को देखता है। एक आदमी उसे लगातार घूर रहा होता है, तो ब्लैक को लगता है कि वही सुडोंग है। वो झपट कर उस आदमी को पकड़ लेता है। उसी वक्त हराम भी पहुंचती है। ब्लैक उससे पूछता है कि क्या इस आदमी के पीछे शैडो है। हराम मना कर देती है। तब हराम हेलमेट देखती है और समझ जाती है ब्लैक ने जिस आदमी का पीछा किया था ये वो नहीं है। ब्लैक को भी अपनी गलती समझ आती है और वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। बाद में दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। हराम उसे हॉट पॉट ट्राई करने को कहती है और खुद अपने हाथ से खिलाती है। ब्लैक मना करता है तो हराम खुद मजे से खाने लगती है। ब्लैक अचानक उसका चेहरा पकड़कर उसके होंठों से सॉस पोंछ देता है। पास बैठी लड़कियां इस नजारे को देख खुश हो जाती है। ब्लैक पहले टिश्यू लेने वाला होता है, फिर अचानक रुक जाता है और अपने अंगूठे को चख लेता है। वो स्वाद से हैरान हो जाता है। हराम शर्म से लाल हो जाती है, लेकिन ब्लैक को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी कोई सुडोंग की बहन से पूछता है कि बाइक वाले ने उसे पैसे क्यों दिए। ये बात ब्लैक का ध्यान खींच लेती है। हराम हाथ धोने उठती है। सुडोंग की बहन टीवी पर चल रहे आदमी से नफरत करती है, क्योंकि उसका भाई उसी बार का मैनेजर था। ब्लैक टीवी की तरफ देखता है और सोचता है कि सुडोंग जरूर इससे बदला लेने आएगा। इसके बाद एक भव्य हेलोवीन पार्टी होती है। यहाँ बहुत अमीर लोग आए होते हैं। हराम भारी मेकअप में आती है ताकि वो देख सके कि उसके वीआईपी ग्राहक सुरक्षित है या नहीं। वो अपने बॉस के साथ तस्वीरें ले रही होती है कि तभी ब्लैक भी वहाँ पहुँचता है। ब्लैक आज बेहद हैंडसम और एलिगेंट लग रहा होता है। हराम उसे देखकर चौंक जाती है। ब्लैक जानता है कि टीवी वाला आदमी गनवू यही मौजूद है और सुडोंग जरूर बदला लेने आएगा। वो सब पर नजर रखता है। तभी एक नकाबपोश आदमी ब्लैक से टकराता है और उसका फोन चुरा लेता है। यहाँ तक कि डेथ गॉड होने के बावजूद ब्लैक को इसका एहसास नहीं होता। फोन पर कॉल जाती है। सन यूंग चौंक जाती है क्योंकि आवाज उसके बॉयफ्रेंड की नहीं होती। नकाबपोश आदमी कहता है, अगर अपने बॉयफ्रेंड को बचाना है तो तुरंत यहाँ आओ। कुछ ही देर में गुनवू पार्टी में आ जाता है। ब्लैक ऊपर से सब देख रहा होता है। सन यूंग चुपचाप वहाँ पहुँचती है, ये जाने बिना कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो ब्लैक से कहती है कि वो अमेरिका पढ़ने जा रही है और अलविदा कहने आई है। ये कहकर वो उसे किस करने की कोशिश करती है। हराम जलन महसूस करती है, लेकिन ब्लैक उसे पीछे हटा देता है क्योंकि वो अब मंग नहीं है, वो डेथ गॉड है। अचानक किसी ने पार्टी का सर्किट ब्रेकर बंद कर दिया। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। ब्लैक ने नीचे देखा तो पाया कि सन यंग वहाँ से जा चुकी थी। वहीं हराम अंधेरे में अकेली खड़ी रह गई। उसी समय कोई गुजरता हुआ व्यक्ति गलती से हराम से टकरा गया। हराम की खास ताकत ने उसे तुरंत बता दिया कि ये व्यक्ति मरने वाला है, लेकिन चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से वो देख नहीं पाई कि
कि वो कौन था। इधर ब्लैक को सनयंग नहीं दिखी तो वो अंदर की तरफ बढ़ा। तभी एक नकाबपोश आदमी ब्लैक से टकरा गया। ब्लैक ने देखा कि वो आदमी घायल है। उसे महसूस हुआ कि यही वही आदमी है जिसने पहले उसे नुकसान पहुंचाया था। ब्लैक तुरंत उसके पीछे दौड़ा। वो एक ट्रक के पास पहुंचा और रास्ता रोक दिया, लेकिन वो आदमी ट्रक में नहीं था। नकाबपोश आदमी गाड़ी लेकर भाग गया। ब्लैक ने पीछा किया, लेकिन असल में नकाबपोश आदमी का निशाना सनयंग थी। टनल से गुजरते वक्त ब्लैक अचानक पाइप के रास्ते उसकी गाड़ी के अंदर पहुंच गया। नकाबपोश आदमी ने ब्लैक को गिराने के लिए जोर से स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन ब्लैक मजबूती से पकड़ा रहा। ब्लैक ने विंडशील्ड पर जोर से मुक्का मारा, शीशा टूट गया। उसने स्टीयरिंग पकड़ लिया तो नकाबपोश आदमी ने उसके हाथ पर वार किया। जब कुछ काम नहीं आया तो उसने ब्लैक को दांत से काट लिया। सुनयंग ने ये सब देखा। ब्लैक ने सीट बेल्ट खोलकर नकाबपोश आदमी का सिर स्टीयरिंग पर दे मारा। आदमी किसी तरह बचकर जोर से ब्रेक मारता है। झटके से ब्लैक सड़क पर गिर जाता है, लेकिन उसे चोट नहीं लगती। ब्लैक गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उस पर पीछे से हमला हो जाता है। ब्लैक को इतना मारा जाता है कि उसके मुंह से खून निकल आता है। फिर वो ब्लैक को रेलिंग की तरफ धक्का देता है। ब्लैक पुल से नीचे गिर जाता है। सनयुंग को नकाबपोश आदमी पकड़ लेता है। कुछ देर बाद ब्लैक आंखें खोलता है। उसे एहसास होता है कि वो मंक के शरीर से बाहर नहीं निकल पा रहा। वो बाथरूम जाता है, समझ नहीं पाता कि डेथ गॉड होते हुए भी वो इस शरीर में फंसा क्यों है। उसी समय हराम अंदर आ जाती है। ब्लैक नहीं चाहता कि हराम उसे इस हालत में देखे, तो वो उसे धक्का देकर बाहर भेज देता है। हराम कहती है कि उसने अभी एक डार्क शैडो देखा है और वो ब्लैक की मदद करना चाहती है। ब्लैक उसे कहता है कि थोड़ा इंतजार करे। वो खुद को संभाल कर बाहर आता है और हराम को वहाँ से ले जाता है। घर लौटने के बाद हराम को अजीब बेचैनी होती है, क्योंकि उसने पार्टी में किसी को मुगैंग को किस करते देखा था। ब्लैक अपने साथियों से पूछता है कि पेट में चाकू लगने और नदी में गिरने के बाद भी वो इस शरीर से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा। एक डेथ गॉड ग्रिम जानता था इसका जवाब। ग्रिम असल में हराम का पुराना पड़ोसी था और ये शरीर उसके छोटे भाई का था, लेकिन ग्रिम सच नहीं बताता और कह देता है कि उसे भी कारण नहीं पता। उधर नकाबपोश आदमी सनयुंग को पुराने गोदाम में ले जाकर बुरी तरह पीटता है। बटरफ्लाई वॉच वाला रहस्यमय आदमी नकाबपोश से कहता है कि ब्लैक को ढूंढे। उस आदमी को जिंदा रहने का जुनून है। उसे लोगों की मौत देखनी है, लाशें देखनी है। अगले दिन ब्लैक अच्छे कपड़े पहनकर हराम को ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो अब टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहा। उसे ग्रिम की बात याद आती है। ये साइड इफेक्ट है। वो धीरे धीरे इंसान बन रहा है और इंसान टेलीपोर्ट नहीं कर सकते। ब्लैक पैदल ही हराम के घर पहुंचता है। उसकी जेब में एक चाबी मिलती है और उसे सब समझ आ जाता है। वो मुगैंग की कार ढूंढने निकलता है। कार मिल जाती है, लेकिन ब्लैक को ड्राइव करना नहीं आता। वो चाबी घुमाता रहता है पर गाड़ी नहीं चलती। तभी हराम को बचपन की याद आती है। एक बार किसी लड़के ने गलती से उसके चश्मे उतार दिए थे। तभी हराम ने उस लड़के की मौत का दृश्य देख लिया था। वो डर गई थी। लड़के ने अपनी घड़ी देखी और कहा कि वो लेट हो रहा है और चला गया। हराम उसे रोकना चाहती थी, लेकिन तभी उसने देखा कि सारे बच्चों के पीछे डार्क शैडो है। इसका मतलब था सब मरने वाले हैं। लड़का उससे पूछता है कि उसे क्या तकलीफ है। हराम उसका हाथ पकड़कर कहती है, कल मूवी देखने मत जाना। तभी उसे एहसास होता है कि अगले दिन कुछ भयानक होने वाला है। वो उसे हर हाल में रोकने की कोशिश करती है। एक और स्टूडेंट ने उस लड़के को कहा कि अगर वो नहीं गया तो देर हो जाएगी, इसलिए लड़के ने हराम की बात अनसुनी कर दी। लड़के के माता पिता अमीर नहीं थे। उन्होंने अपने शादी के छल्ले बेचकर अपने बेटे के लिए मूवी टिकट खरीदे, लेकिन उसी दिन के बाद उन्होंने अपने बेटे को दोबारा कभी नहीं देखा। जैसा हराम ने देखा था, अगले ही दिन सिनेमा हॉल गिर गया। वहाँ मौजूद 300 छात्रों में से कोई भी नहीं बचा। लड़के के माता पिता बदहवास हालत में घटना स्थल पर पहुंचे और पूछने लगे कि क्या उनके बेटे का नाम मरने वालों की लिस्ट में है। हैरानी की बात यह थी कि उस लड़के का नाम लिस्ट में नहीं था। माता पिता ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी खुशी कुछ सेकंड की ही थी। पुलिस ने कोने से एक बॉक्स निकाला और उनसे पूछा, क्या आप पहचान सकते हैं कि ये आपके बेटे का हाथ है। जैसे ही पिता टीचोल ने बॉक्स खोला, माँ खुद को संभाल नहीं पाई। अंदर सच में उनके बेटे का हाथ था और उसमें वही शादी की अंगूठी थी जिसे बेटे ने कुछ समय पहले छुड़वाया था। इसके बाद मारे गए छात्रों के माता पिता सरकार के पास गए और सच्चाई की जांच की मांग की, लेकिन सिनेमा का मालिक मौजूद नहीं था। कहा गया कि वो एक सड़क दुर्घटना में मर चुका है और यहीं पर केस को बंद कर दिया गया। इसके बाद हराम चेयरमैन के पास जाती है। वहाँ बॉस गलती से उसे धक्का देता है और वो चेयरमैन से टकरा जाती है। हराम को महसूस होता है कि चेयरमैन की मौत होने वाली है, क्योंकि बटरफ्लाई वॉच वाला आदमी उसकी सांस की नली निकाल देता है। सच्चाई जानने के लिए हरम ब्लैक को लेकर तैचोल के घर जाती है। वहाँ टेबल पर रखी एक फोटो देखकर हराम समझ जाती है कि ये वही लड़के का पिता है। फिर दोनों टीचोल के सबसे अच्छे दोस्त मिनुक के पास जाते हैं। मिनुक बताता है कि 15 साल पहले 300 छात्रों की मौत के बाद उसने टीचोल को दोबारा नहीं देखा। ब्लैक जानबूझकर मिनुक के पैर पर पानी गिरा देता है। मिनुक
मिनुक तुरंत जूते उतार कर मोजे बदल लेता है। ब्लैक को शक हो जाता है। वो कहता है कि मिनुक झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके जूतों के निशान तैचोल के बिस्तर पर मिले निशानों से बिल्कुल मेल खाते हैं। उधर अस्पताल में गनवू शूटिंग कर रहा होता है। एक रहस्यमयी आदमी उसे दूसरे कमरे में भेज देता है क्योंकि उसे पता था कि योंगचुन गनवू को मारने आने वाला है। जब योंगचुन कमरे में घुसता है तो उसे नहीं पता कि अंदर गनवू नहीं है। वह हमला करने ही वाला होता है कि रहस्यमयी आदमी चाकू पकड़ लेता है और आंखों पर बंधी पट्टी हटा देता है। उसी पल ब्लैक कमरे में घुस जाता है। योंगचुन सन्न रह जाता है। योंगचुन मौका देखकर भाग निकलता है। पुलिस अस्पताल लॉबी में उसे देख लेती है लेकिन वह पुलिस को लात मारकर गिरा देता है। भागते हुए वह एक पुलिस की बंदूक छीन लेता है और अस्पताल से बाहर निकल जाता है। बाहर पहुंचते ही वह बस ड्राइवर को बेहोश कर पूरी बस को यात्रियों समेत हाईजैक कर लेता है। ब्लैक बस के पीछे दौड़ता है और चिल्लाकर गाड़ी रोकने को कहता है। पुलिस कैप्टन भी पीछा करता है। ब्लैक उसे बताता है कि योंगचुन के पास बंदूक है। ब्लैक चलती बस में कूद जाता है। अंदर हाथापाई शुरू होती है। योंगचुन गोली चलाना चाहता है लेकिन ब्लैक उसका हाथ मरोड़कर बंदूक दूर फेंक देता है। ब्लैक उसका गला दबाता है। तभी एक और पुलिस गाड़ी पहुंचती है लेकिन ब्लैक नहीं जानता था कि यह पुलिस वाला गद्दार है जो एक रहस्यमयी आदमी के इशारे पर काम करता है। वह योंगचुन को मारकर सच दबाना चाहता था। गोलियां चलती हैं। एक गोली ब्लैक के सिर में लगती है लेकिन ब्लैक हेल मैसेंजर है, वह मरता नहीं। योंगचुन वहीं मर जाता है। हेल मैसेंजर उसकी आत्मा लेने आ जाता है कि ब्लैक को पुल के नीचे छुपी हुई चाबी याद आ जाती है। वह वहां पहुंचता है। एक लोहे का दरवाजा, बड़ा सा ताला लगा हुआ। ब्लैक टॉर्च जलाता है और अंदर देखता है हराम अंदर बैठी हुई है। ब्लैक पूरी ताकत से लोहे की सलाखें तोड़ देता है और उसके पास पहुंचता है। उसे लगता है कि हराम मर चुकी है। वह उसे गले लगाकर लगातार माफी मांगता है लेकिन तभी हराम की हल्की सी आवाज निकलती है। ब्लैक को यकीन नहीं होता वह जिंदा है। जब हराम होश में आती है तो वह ब्लैक को योंगचुन समझकर उसे धक्का देती है। वह बहुत डर चुकी होती है। अचानक वह पास खड़े एक आदमी से लिपट जाती है। वह मंसू होता है। तभी सच्चाई सामने आती है। जब योंगचुन हरम को मारने ही वाला था, मंसूओं ने उसे पीछे से धक्का दे दिया था। योंगचुन उठा और मंसू को बेरहमी से लात मारने लगा लेकिन उसी दौरान हरम को भागने का मौका मिल गया लेकिन योंगचुन रुकता नहीं है। वह लगातार मंसू को लात मारता रहता है। यह देखकर हराम घबरा जाती है। वह तुरंत पास पड़ा एक पत्थर उठाती है और पूरी ताकत से योंगचुन के सिर पर मार देती है। योंगचुन लड़खड़ा जाता है। हरम किसी तरह मंसू को पुल के नीचे बने लोहे के कमरे के अंदर ले जाती है। हरम तुरंत लोहे का दरवाजा बंद करती है, उस पर बड़ा सा ताला लगाती है और खुद को और मंसू को अंदर बंद कर लेती है। योंगचुन गुस्से में दरवाजे की तरफ दौड़ता है और चाकू से वार करता है। उसी हड़बड़ी में चाबी नीचे गिर जाती है। योंगचुन चाबी उठा लेता है लेकिन दरवाजा खोलने के बजाय वह अचानक रुक जाता है। वह सोचता है इन्हें यहीं मरने दो। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आती है और दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है। उधर मानहो का एलके ग्रुप के चेयरमैन के रूप में पहला दिन होता है। शेयर होल्डर्स तालियां बजा रहे होते हैं लेकिन उसी समय पुलिस कैप्टन मानहो के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करता है। मीडिया में हलचल मच जाती है। कैप्टन यह कहता है कि जिनुक की मौत के पीछे भी मानहो का हाथ हो सकता है। वह एक तस्वीर दिखाता है और कहता है कि तस्वीर में जो घड़ी है वह मानहो की है लेकिन मानहो कुछ नहीं मानता। चूंकि एलके ग्रुप का चेयरमैन पकड़ा जा चुका था तो पुलिस टीम जश्न मनाने रेस्टोरेंट जाती है। उन्हें नहीं पता होता कि मानहो को पकड़ना उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। रेस्टोरेंट में जब टीम लीडर बाथरूम जाने लगता है तो गलती से पास की टेबल से एक कटोरा गिरा देता है। झुककर उठाते वक्त उसे जमीन पर पड़ा एक गुड़िया दिखाई देती है। उसे कुछ याद आता है। वह तुरंत उठकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। उसी समय दूसरी टीम का लीडर, जो असल में गद्दार था, टीम लीडर के फोन से कॉल रिसीव करता है। यह कॉल उस रहस्यमयी आदमी की होती है। इसका मतलब साफ था, कुछ बहुत बुरा हो चुका था। टीम लीडर खून से लथपथ गाड़ी से रेंगते हुए बाहर आता है। रहस्यमयी आदमी उसके सामने बैठता है और उसे घड़ी दिखाता है। वह बताता है असल कातिल योंगचुन था, मानहो सिर्फ मोहरा था। इधर हराम अपने फोन पर ब्लैक का वीडियो देख रही होती है। ब्लैक उसके पास आता है और अलविदा कहने लगता है लेकिन हराम दौड़कर उसे गले लगा लेती है। बिना कुछ कहे अपने जज्बात जाहिर कर देती है। यहीं से दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। हराम की माँ वहाँ से गुजरती है और अपनी बेटी को प्यार में देख उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन जब वह ध्यान से देखती है तो दंग रह जाती है। 20 साल पहले उसकी बेटी लापता हुई थी और उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अब वही निशान उस आदमी की गर्दन पर भी दिखता है जो उसकी बेटी का हाथ थामे खड़ा था। उसकी गर्दन पर भी वही निशान होता है। कुछ पल बाद वह निशान गायब हो जाता है। तभी हराम की माँ समझ जाती है ये आदमी इंसान नहीं, हेल का मैसेंजर है। उधर कहानी एक और सच्चाई खोलती है। एक लोकप्रिय सांसद जो राष्ट्रपति बनने वाला था, असल में 20 साल पहले
एक घिनौना अपराधी था। वह तब रिपोर्टर था और एक वेश्यालय केस की रिपोर्टिंग के दौरान सन युंग से मिला था इंटरव्यू के बहाने। उसने कैमरे की टेप बदल दी। सन युंग को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अब उसकी जिंदगी तबाह होने वाली है टेप बदलने के बाद। उस आदमी ने सन यंग से पूछा कि वह प्रोस्टिट्यूशन कहाँ करती थी। सन यंग ने बताया कि उस दिन एक कार उसे लेने आई थी जो पहाड़ों में बनी एक विला तक गई थी। सन युंग को लगा कि इंटरव्यू खत्म हो चुका है, इसलिए वह जल्दी से जाने का बहाना बनाने लगी। लेकिन तभी वह आदमी उसे रोक लेता है। वह अपनी टोपी उतारता है, कैमरा ऑन करता है और सन यंग से पूछता है, हर बार तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? यह सुनकर सन यंग चौंक जाती है। वह आदमी कहता है कि वह भी उतने पैसे दे सकता है। सन युंग को जरा भी अंदाजा नहीं था कि पिछली बार विला में जिस इंसान ने सौदा किया था वह भी यही आदमी था। असल में वह एक हवस का पुजारी था जो सन यंग का बलात्कार करना चाहता था। सन युंग भागने की कोशिश करती है लेकिन वह आदमी उसे जमीन पर गिरा देता है। सन युंग जितना ज्यादा चिल्लाती है उतना ही वह आदमी ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। वह जबरदस्ती सन युंग के साथ बलात्कार करता है। कैमरे में रिकॉर्ड हो रही टेप अब एक सबूत बन चुकी थी। इसके बाद वह सन यंग को धमकाता है, अगर तुम पुलिस के पास गई तो मैं तुम्हें चुपके से एक द्वीप पर बेच दूंगा। 20 साल बाद सन यंग यह सब ब्लैक को बताती है। ब्लैक पूछता है वह टेप कहाँ है? सन युंग कहती है कि उसे नहीं पता, उसे बस इतना याद है कि वह उस वक्त जिनसुक के साथ भागी थी लेकिन योंगचुन ने उन्हें पकड़ लिया था। योंगचुन लगातार टेप के बारे में पूछता रहा लेकिन सन यंग को कुछ पता नहीं था। उसी वक्त एक लड़का टेप लेकर आया और सन यंग को बचाया। यह देखकर योंगचुन ने सन युंग को छोड़ दिया और उस लड़के के पीछे भागा। सन युंग डर गई और उस लड़के को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ी। जब वह उसे ढूंढ पाई तो वह लड़का खून के तालाब में पड़ा था। सन युंग को लगा कि उसकी वजह से उस लड़के की जान गई। उसी अपराध बोध में वह सालों तक जीती रही। पुलिस की गाड़ी आती देख वह वहां से भाग गई। अब वही रिपोर्टर जो उस वक्त यह सब कर चुका था आज राष्ट्रपति बनने वाला था। उसे अब भी डर था कि वह टेप कहीं मिल न जाए। एक दिन वह नेता इंटरव्यू दे रहा होता है। यह दृश्य सन युंग देख लेती है। वह ब्लैक से गिड़गिड़ाकर कहती है उसे न्याय के कटघरे में खड़ा करो। उसी समय एक आत्मा ब्लैक को देखकर भागती है। ब्लैक तुरंत उसके पीछे दौड़ता है क्योंकि वह आत्मा कोई और नहीं सुडोंग था जिसे वह बहुत समय से ढूंढ रहा था। सुडोंग वॉशिंग मशीन में छिपने ही वाला होता है लेकिन ब्लैक उसे देख लेता है। सुडोंग भागता है। ब्लैक क्लोजेट में टेलीपोर्ट करता है। सुडोंग भी टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही वह वेयर हाउस का दरवाजा खोलता है ब्लैक उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबा देता है। अचानक एक कार तेजी से आती है और ब्लैक को टक्कर मार देती है। ब्लैक जमीन पर गिर जाता है। जब ब्लैक को होश आता है तो वह खुद को अस्पताल में पाता है। उसी समय हराम उसे देखने आती है। तभी हराम अपने सौतेले पिता के पीछे काला साया देखती है और बुदबुदाती है, अगर यह साया इसके पीछे है तो यह जल्दी मर जाएगा। ब्लैक यह बात सुन लेता है। ब्लैक टेलीपोर्ट होकर हराम के सौतेले पिता के ऑफिस पहुंचता है। जैसे ही वह असावधान होता है ब्लैक उसका गला दबा देता है। ब्लैक को शक होता है कि सुडोंग ने उसके शरीर में प्रवेश किया है। वह बंदूक तानकर कहता है अभी बाहर निकलो। आत्मा बाहर निकलती है। ब्लैक को राहत मिलती है लेकिन वह आत्मा सुडोंग नहीं होती। वह आत्मा जोसेन डायनेस्टी की एक महिला की होती है। उसने अपने अत्याचारी पति की हत्या की थी और सदियों से मानव शरीरों में छिपकर जी रही थी। ब्लैक उसे हेल ले जाना चाहता है लेकिन वह औरत कहती है अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वह किम जून के शरीर बदलने का रहस्य बताएगी। ब्लैक चौंक जाता है। उसके बताए पते पर टेलीपोर्ट करके वह गनवो के घर पहुंचता है। वहां एक लैपटॉप मिलता है। वीडियो देखकर ब्लैक एक छोड़े हुए अस्पताल तक पहुंचता है। अंदर जाते ही वह देखता है किम जून का शरीर ऑपरेशन टेबल पर पड़ा है। तभी ब्लैक को याद आता है वह खुद किम जून था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपने पुराने यादों के सहारे समुद्र किनारे जाता है और पानी में छलांग लगा देता है। वह पानी के अंदर एक कार देखता है जिसके अंदर एक लाश है। वह पत्थर से शीशा तोड़ता है और तब सच्चाई सामने आती है। वह लाश उसकी खुद की थी। 20 साल पहले उसने योंगचुन को एक बच्चे की हत्या करते देखा था। सन युंग ने भी यह सब देखा था। योंगचुन ने उन्हें देख लिया और पीछा किया। किम जून ने सन यंग को बचाने के लिए टेप का इस्तेमाल किया लेकिन वेयरहाउस में छिपने के बाद भी योंगचुन ने उसे पकड़ लिया। जब योंगचुन किम जून को मारने ही वाला था हराम के पिता बीच में आ गए। योंगचुन भाग गया। हराम के पिता किम जून से पूछने ही वाले थे कि क्या हुआ था तभी किम जून को सिर में गोली मार दी गई। हराम के पिता शूटर के पीछे भागे। उधर किम जून का छोटा भाई मुगान दिल का दौरा पड़ने से गिर पड़ा। किसी अच्छे इंसान ने उसकी जान बचा ली। किम जून घायल हालत में पब्लिक फोन से अपनी सौतेली माँ को कॉल करता है। वह गाड़ी लेकर आती है और उसे उठाती है। रास्ते में उसे अस्पताल से फोन आता है उसके बेटे मंग को तुरंत हार्ट ट्रांसप्लांट चाहिए। यहीं से सबसे भयानक सच्चाई शुरू होती है। सौतेली माँ किम जून का दिल निकालकर मुगैंग के शरीर में ट्रांसप्लांट कर देती है। इसके बाद किम जून के
लिए एक फेक एक्सीडेंट सीन बनाया जाता है और उसकी कार को समुद्र में धकेल दिया जाता है। अब ब्लैक को सब कुछ याद आ चुका था और वह समझ गया था उसे मैंग के शरीर से बाहर निकलना होगा। ब्लैक बार बार अपने सिर में गोली मारता रहा, लेकिन उसकी आत्मा किसी भी तरह उसके शरीर से बाहर नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि मैंग के शरीर में जो दिल धड़क रहा था वह किम जुन का था। गुस्से में ब्लैक अपनी सौतेली माँ के पास गया और उसे नौकरी से निकालने का नोटिस उसके सामने फेंक दिया। उसने पूछा, तुमने मेरे दिल को अपने बेटे में क्यों डाल दिया? सौतेली माँ रोते हुए बोली, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर उस वक्त मैंग को दिल नहीं मिलता तो वह मर जाता। किम जुन ने कसम खाई कि वह उसे नरक तक पहुंचाएगा। घर लौटकर किम जुन ने लैपटॉप खोला। उसे पता चला कि मूगैंग पहले ही जान चुका था कि उसकी माँ ने किम जुन का दिल उसमें ट्रांसप्लांट किया था। इसी डर से कि सच सामने आ गया तो माँ बर्बाद हो जाएगी, मूगैंग ने सबूत कूड़े में फेंक दिए और गनवू को मरते हुए भी नहीं बचाया। अब भी किम जुन को समझ नहीं आ रहा था कि उस दिन उसे गोली किसने मारी थी। उसी वक्त उसने खबरों में देखा, कांग्रेसमैन यंगसू को सबूतों के अभाव में निर्दोष घोषित कर दिया गया है। यंगसू द्वारा सन यंग के बलात्कार की रिकॉर्डिंग ढूंढने के लिए किम जुन उस पुराने वेयर हाउस में गया जहां उसे गोली मारी गई थी। वहां उसने दीवार पर गोली का निशान देखा और समझ गया कि यह निशान यंगसू की बंदूक का नहीं था। उसी समय हराम वहां पहुंचती है फोन की लोकेशन के जरिए। किम जुन हैरान होकर पूछता है, तुम यहाँ कैसे पहुंची? तब हराम सच्चाई बताती है। 20 साल पहले एक रात वह स्कूल से लौट रही थी और उसने अपने पिता के पीछे ग्रिम रिपर की परछाई देखी थी। डर के मारे वह पिता का पीछा करते करते इसी वेयर हाउस तक आ गई। अंदर उसने काला धुआं देखा। उसी वक्त उसके पैर से बंदूक टकरा गई। वह उसके पिता की बंदूक थी। हराम को लगा कि अगर वह काले साए को खत्म कर दे तो उसके पिता बच जाएंगे। उसने आंख बंद करके गोली चला दी और सच सामने आया। उस गोली का निशाना यंगसू नहीं बल्कि किम जुन था। हराम अपने पिता को बचाना चाहती थी, लेकिन अनजाने में उसने किम जुन को गोली मार दी थी। किम जुन का सिर फिर दर्द से फटने लगता है, लेकिन वह फैसला करता है वह कभी इस सच को उजागर नहीं करेगा। वह नहीं चाहता कि हराम को कोई सजा मिले। वह हराम को डांटता है, उसे बदकिस्मत कहता है। वह जानता था मैसेंजर ऑफ हेल और इंसान एक साथ नहीं रह सकते। हराम की माँ किम जुन से पूछती है कि उसने उसकी बेटी को राक्षस क्यों कहा। किम जुन जवाब देता है, ताकि मैं बिना पछतावे के उसे छोड़ सकूं। हराम टूट जाती है। दर्द से भरी हालत में वह चॉपस्टिक उठाकर अपनी आंखें नष्ट करने की कोशिश करती है। किम जुन समय पर पहुंचकर उसे रोक लेता है। घर लौटकर किम जुन अपनी मौत से जुड़े सारे सबूत मिटा देता है। ग्रिम पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? किम जुन कहता है, मैं मंग के नाम से हराम के साथ खुश रहना चाहता हूँ। ग्रिम कुछ नहीं कहता। अगले दिन डॉक्टर बताते हैं किम जुन के दिमाग में गोली फंसी हुई है। इसी वजह से वह कभी कभी बेरुखा और आक्रामक हो जाता है। हराम को यकीन हो जाता है कि पिछली रात किम जुन की बेरुखी झूठ थी। किम जुन कहता है, मैं अमेरिका जाऊंगा, गोली निकलवा कर लौट आऊंगा। सन युंग बताती है कि अब वह मीडिया के सामने यंगसू की सच्चाई उजागर करेगी, चाहे उसकी जिंदगी बर्बाद ही क्यों न हो जाए। किम जुन कहता है, मुझे फर्क पड़ता है। वह सन यंग से एक आखिरी गुजारिश करता है, अगर वह अमेरिका जाए तो उसकी माँ को भी अपने साथ ले जाए। किम जुन गुनवू के पास जाता है और पुष्टि करता है कि उसके शरीर में अब सुडोंग की आत्मा है। वह सुडोंग को नरक नहीं भेजता। वह चाहता है कि सुडोंग इंसान बनकर हराम की रक्षा करे। किम जुन यंगसू को मारने निकलता है, लेकिन पता चलता है कि यंगसू पहले ही मारा जा चुका है। उसे समझ आ जाता है असल वजह वह टेप है। हराम को वह टेप मिल चुका था। वह उसे पुलिस को देने ही वाली थी कि मेयर के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस को बंधक बनाकर हराम पर जुल्म किया गया, बिजली, पानी, धमकी, सब कुछ, लेकिन हराम नहीं टूटी। आखिर किम जुन वहाँ पहुँचता है, सबको हराता है और मेयर को भी खत्म कर देता है। अगले दिन हराम अस्पताल में होती है। उसकी माँ उसे किम जुन का खत देती है। खत में लिखा होता है, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तुम अच्छी जिंदगी जीना। उसी बीच मांग की माँ जहर पीकर आत्महत्या कर लेती है। अपने सुसाइड नोट में वह लिखती है, किम जुन का शरीर समुद्र की गहराइयों में है। हराम को सच्चाई पता चल जाती है। वह जान जाती है कि उसने बचाने के लिए नहीं बल्कि किम जुन को गोली मारी थी। पुलिस रिकॉर्ड में मंग के विदेश जाने का कोई सबूत नहीं मिलता। फिर एक वीडियो मिलता है जिसमें मंग खुद चट्टान से कूदता दिखाई देता है। हराम भी उसी चट्टान पर जाती है और कूदने ही वाली होती है। उधर स्वर्ग में किम जुन खुद को सबसे कठोर सजा दिलवाता है, पूर्ण शून्यता, ताकि हर इंसान उसे भूल जाए और हराम एक सामान्य जीवन जी सके। हराम अब एक साधारण इंसान बन जाती है। वह काले साए नहीं देख पाती। सालों बीत जाते हैं। 100 साल की उम्र में सुदोंग उसे एक तोहफा देता है। तोहफे में होती है लाल डोरी। हराम देखते ही सब याद कर लेती है। ये वही डोरी थी जो उसने कभी किम जुन को दी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगले दिन ठंड की वजह से हराम इस दुनिया से विदा हो जाती है। उसकी आत्मा बाहर आती है और सामने किम जुन खड़ा होता है। हराम लाल डोरी उसके हाथ में बांधती है। दोनों हाथ थाम लेते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा
ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं।